8वीं विधानसभा के गठन होने के पश्चात पहला सत्र जिसका सत्रावसान की कार्रवाई सुनिश्चित हो गई है। 5 दिन का ये सत्र, इसमें 5 दिन सदन ने अपनी कार्रवाई पूरी की है, अर्थात एक भी दिन सदन बिना अपने एजेंडा को पूरा किए हुए समाप्त नहीं हुआ। मैं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी से मिलने जा रहा हूं और उनको आमंत्रण दूंगा दिल्ली विधानसभा में आने के लिए। 8वीं विधानसभा के गठन होने के पश्चात पहला सत्र जिसका सत्रावसान की कार्रवाई सुनिश्चित हो गई है, उसके समाप्त होने पर आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला है। ये 5 दिन का ये सत्र, इसमें 5 दिन सदन ने अपनी कार्रवाई पूरी की है, अर्थात एक भी दिन सदन बिना अपने एजेंडा को पूरा किए हुए समाप्त नहीं हुआ। 18 घंटे और 18 मिनट, जैसे फ्लाइंग टाइम होता है ना, तो इस सदन का 18 घंटे 18 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली है। और अंतिम दिन तो सारे रिकॉर्ड टूटे। सुबह 11 बजे कार्रवाई प्रारंभ हुई और साढ़े 6 बजे तक चली। वो भी हमारे एक सदस्य लवली जी की माता जी का देहांत का जो समाचार सदन के बीच में आया, तो 7 घंटे और चर्चा में सदस्यों ने भरपूर भाग लिया और सदन में सदस्यों की उपस्थिति भी अंत तक पूरी तरह से बनी रही। कुल 5 दिन में 100 विभिन्न अवसरों पर 126 सदस्यों ने सदन में अपने विचार व्यक्त किए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि नया सदन जिसमें 100 विभिन्न अवसरों पर 126 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी को बोलने का मौका दिया गया। विपक्ष की तरफ से भी जितने नाम आए, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जितने नाम भेजे गए, सभी को बुलाया गया, सभी को मौका दिया गया। सीएजी की रिपोर्ट जो लॉन्ग अवेटेड थी, जिसे सदन में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और क्योंकि मैं भी उन सदस्यों में से एक था पिछले सदन के जो इस मांग को लगातार उठा रहे थे, राष्ट्रपति जी से मिले थे, उपराज्यपाल जी से मिले थे। कोई संवैधानिक संस्थान ऐसा नहीं था देश का, कोई प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जहां पर हमने दरवाजे ना खटखटाए हों। और अंतोगत्वा जब उम्मीद नहीं रही
तो अदालत के दरवाजे भी खटखटाए और दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटिशनर के रूप में मैं स्वयं गया और कोर्ट को भी गुमराह किया गया। कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया और साथ में ये भी कह दिया कि जो कमिटमेंट हाई कोर्ट को की अगर पूरी ना हो तो आप दोबारा आ सकते हैं। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए कि 5 दिन के अंदर अंदर, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, 5 दिन के अंदर अंदर में हम दोबारा हाई कोर्ट गए सेम मामले में और फिर पिटीशन डाली और मुझे नहीं मालूम था ये दायित्व मेरे ही कंधों पर आ जाएगा कि जो अदालत ने कहा था कि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र और स्पीकर इस कार्य को करेंगे। तो मैंने सहर्ष सीएजी की रिपोर्ट जो पूरा देश जानना चाहता था उसको सिलसिलेवार सदन में हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो जाना ही, लोगों के सामने सीएजी की फाइंडिंग्स आ जाना ही क्या काम पूरा हो जाता है? ऐसा नहीं है। ये तो एक शुरुआत है। ये अब हाउस के जुरिडिक्शन में है। ये इस सदन की संपत्ति है सीएजी की रिपोर्ट और इसको अंजाम तक पहुंचाना, इसका भी दायित्व सदन के कंधों पर है, चेयर के कंधों पर है। हम दिल्ली की जनता को, देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, बिना एक दिन भी गंवाए, 1 घंटा भी गंवाए, 1 मिनट भी खराब किए। इसीलिए सदन में पीएसी 3 महीने में रिपोर्ट देगी और क्योंकि पीएसी का गठन बजट सेशन में होगा, वो 1 अप्रैल से काम करना प्रारंभ करेगी, तो ये समय भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए हाउस से ही डायरेक्शन दी गई कि सीएजी की रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेज दी जाए और उस पर एक्शन टेकन नोट 1 महीने के अंदर अंदर चेयर के कार्यालय तक, स्पीकर कार्यालय तक पहुंच जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और दोषियों को सजा देने की जिम्मेदारी भी सदन की है। इसलिए आने वाले दिनों में इस सदन में बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे सीएजी के संबंध में। अभी हमने कुछ शुरुआत की है। पिछले 10 वर्ष मैं भी सदन का सदस्य था। सदन की परंपराओं, सदन के नियम कानून, रूल बुक का उपहास होता था और सदन की बैठक बुलाने का जो रवैया था वो सर्वथा निंदनीय है। उसको कभी वो एक तरह का लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। कैसे सदन को एक पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, कैसे सदन को एक पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन से बढ़कर उसका बेजा इस्तेमाल किया गया, कैसे उसको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया
ये बहुत ही पीड़ा देने वाला काल था। इसलिए हमने तय किया है कि विधिवत सत्रवसान होंगे। जो स्थगित होते थे सदन अनिश्चित काल के लिए, प्रोरोग नहीं होते थे, साइनडाई होते थे सिर्फ। अब विधिवत प्रोरोग होंगे, सत्रावसान होगा और हमने पहले सत्र के सत्रावसान का कार्रवाई पूरी कर ली है। यानी अब बजट का जो सत्र प्रारंभ होगा वो इस विधानसभा का पहले वर्ष का दूसरा सत्र होगा। आपको ध्यान है 2020 से 25 तक साल में एक सत्र होता था और उसके पार्ट 8-8, 9-9, 7-7, 10-10 भी हुए होंगे। अनिश्चितता से भरा हुआ सदन की कार्रवाई और उसको कॉल करने का तरीका, हम इस प्रथा को यहीं समाप्ति की घोषणा करते हैं। इस तरह सदन की बैठकें नहीं होगी। दूसरा हमारा कहना है कि ये जो सत्रावसान ना होने से नुकसान किस किस प्रकार से है। एक बड़ा नुकसान है कि अगर सदन प्रोरोग नहीं हुआ है तो सरकार कोई ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती, क्योंकि सदन लाइव है। अगर मान लीजिए कोई इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, भूकंप आ जाए, कोई और नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, सरकार को कोई तुरंत फैसला लेना हो, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता था। लेकिन अगर सदन प्रोरोग होगा तो सरकार अपने लोगों के हित में आवश्यकता के अनुसार इमरजेंसी में अब ऑर्डिनेंस ला सकेगी। कोविड में जैसा हुआ था, बहुत मौके ऐसे थे जब सरकार को कुछ फैसले लेने थे। तो ये एक बड़ा विषय हमारे सामने है। दूसरा हमारा ये कहना है कि एक प्रथा जो यहां कभी नहीं होती थी, महामहिम उपराज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात जब सदन में प्रस्ताव पारित होता था और इसकी जानकारी उपराज्यपाल महोदय को दी जाती थी तो वो एक रस्म अदायगी होती थी। हम स्वयं महामहिम उपराज्यपाल जी के पास गए और उनसे मिलकर उनको जानकारी दी कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव था वो सदन से पारित हो गया है। और खुशी की बात यह है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मैं दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर इस लोकतंत्र के मंदिर को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने रूल 19 के 8 के अनुसार, इस रूल बुक के अनुसार, क्योंकि मैंने कहा ना ये सदन रूल बुक से चलेगा, 19(8) के अनुसार महामहिम उपराज्यपाल कार्रवाई पूरी होने के पश्चात जानकारी मिलने के बाद एक संदेश सदन को भेजते हैं, मैसेज, जिससे सदन के सदस्यों का, विधायिका का और सरकार का तालमेल और एक कॉमन कमिटमेंट दिल्ली के विकास की। ये एक ऐसा क्षण होता है अभिभाषण जब विधायिका
और सरकार मिलकर एजेंडा तय करते हैं। और जब मिलकर एजेंडा तय करते हैं और वो जब तय हो जाता है एजेंडा, तो फिर उसके बाद जब उपराज्यपाल जी का संदेश आता है, सदन के समक्ष पढ़ा जाता है, तो उससे सदन के सदस्यों का मनोबल बढ़ता है। मैंने जब जानकारी जुटाई सचिवालय दिल्ली विधानसभा से, तो मालूम चला दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना जी का ये पहला मैसेज आया है। इससे पहले कभी मैसेज नहीं आया। इसके लिए हम उनकी हृदय की गहराइयों से उनको साधुवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक नई शुरुआत इस असेंबली के लिए की है। मुझे इसके साथ साथ कुछ मेरे खट्टे मीठे अनुभव हैं, उनसे भी मैं अवगत कराना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे पीड़ा दी इन 5 दिनों के दौरान। पहले ही दिन सदस्यों ने ओथ ली, स्पीकर का चुनाव हुआ और अभी बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। वो तो एक सेरेमोनियल अवसर था, वो एक हेल्दी, जिसको कहा जा सकता है स्वस्थ वातावरण के लिए, वो कोई राजनीति के क्षण नहीं होते हैं। वो एक ऐसा क्षण होता है जब हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने बड़ा गैर जिम्मेदार व्यवहार किया और बधाई प्रस्ताव के बीच में ही हंगामा कर दिया। चेयर चाहती तो उस दिन भी कोई कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उस पीड़ा के क्षण में संयम बरता गया। और विपक्ष को समझाने के बाद भी जब उन्होंने नहीं माना, तो अपने विवेक से फैसले लेकर सदन की कार्रवाई को सम्मानजनक तरीके से पूरा किया गया और सदस्यों का आभार भी प्रकट किया गया। लेकिन सदन की कार्रवाई से विपक्ष के हंगामे के कारण समझौता नहीं किया गया। अगले दिन अभिभाषण था उपराज्यपाल महोदय का। मैं सभी साथियों को यह स्पष्ट करना चाहता हूं, वो कोई नॉर्मल सदन की कार्रवाई नहीं होती है। जब उपराज्यपाल आते हैं, सदन को संबोधित करते हैं, अभिभाषण होता है, तो वो कोई सदन की कार्रवाई वास्तविकता में नियमानुसार 12 बजे प्रारंभ होनी थी। अगर रिकॉर्ड भी आप देखेंगे तो उसमें सदन की कार्रवाई 12 बजे से प्रारंभ हुई थी, लेकिन 11 से 12 का जो समय था वो सदन की कार्रवाई का सीधे तौर पर हिस्सा नहीं होता है। वो अभिभाषण होता है, सदस्यों को उसको सुनना होता है, और उसके बाद जब सदन, बहुत सारे मौके तो ऐसे होते हैं कि अभिभाषण के बाद सदन समाप्त हो जाता है। उस दिन सिर्फ अभिभाषण होता है और फिर अगले दिन सदन बैठता है। लेकिन हमने समय का सदुपयोग करने की सोची और हमें लगा कि सब सदस्य आएंगे, सब लोग आएंगे, नई असेंबली है, तो हम उसको देरी क्यों करें, और इसलिए हम उसी दिन 12 बजे से सदन भी बिठाएंगे। लेकिन अभिभाषण में भी उसी प्रकार का रवैया जो देखा गया वो भी चिंताजनक था और दुर्भाग्यवश चेयर को कार्रवाई करनी पड़ी। और ये दोनों क्षण जो है पहली असेंबली के लिए मैं ये मानता हूं कि
नहीं होने चाहिए थे जो हुए। अभी आपकी जानकारी के लिए नियम 280 में (280) नियम के तहत 109 नोटिस प्राप्त हुए और 3 दिन विशेष उल्लेख हुआ है, मात्र 3 दिन, और 42 मामलों को सदन में उठाया गया। जिन्हें संबंधित विभागों को उत्तर देने के लिए भेज दिया गया है। मैं ये स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि विशेष उल्लेख पर सदन की तरफ से काउंटर कार्रवाई की जाएगी और वो प्रारंभ हो गई है। यानी जो सदस्य अपना विषय रखेगा वो सिर्फ सदन में विषय रखने तक सीमित नहीं रहेगा, उसे उस पर संबंधित विभाग से उत्तर की अपेक्षा रहेगी और वो माननीय सदस्य तक उसकी शंका का उत्तर उन्हें मिलेगा समाधान के साथ। इसलिए इस सदन में हमने कॉलिंग अटेंशन भी लिया। इस सदन में पूर्व प्रधानमंत्री जी के सम्मान में उनके निधन पर, क्योंकि निधन 27 फरवरी 2025 को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके साथ जैसा मैंने कहा कि कल बहुत ही अच्छा विषय था कि हमने ग्यारह बजे से 6 बजे तक सदन चला। मैं सभी सदस्यों का आह्वान करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा चर्चा में हिस्सा लें, सदन की गरिमा को बना के रखें। सदन की गरिमा से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। कल एक सदस्य ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। सदन में उनको आग्रह किया गया, चेतावनी दी गई और सदस्य ने सदन के समक्ष माफी भी मांगी और अपने ट्वीट को भी डिलीट किया। ये सदन की मजबूती का और सदन में लिए जा रहे फैसलों का मजबूती से पालन हो रहा है, इसका ये प्रत्यक्ष रूप से एक संदेश है। क्योंकि चेयर की तरफ से कभी भी ऐसे विषयों पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी से मिलने जा रहा हूं और उनको आमंत्रण दूंगा दिल्ली विधानसभा में आने के लिए, और मुझे उम्मीद है वो मेरा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। और अगर आज ही वो मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लेंगे तो शाम तक आपको उस स्थिति से भी हम अवगत करा देंगे।